की। ए और ई की बात हुई थी, वो फीको ओरल रूट से कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, जैसे डायरिया होता है वैसे हेपेटाइटिस ए होता है, वैसे हेपेटाइटिस ई होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी सी डी ये तीनों आपके ज्यादातर पेरेंटल रूट से मतलब ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से। तो हम लोग कहते हैं दिस इज आरएनए कंटेनिंग वायरस, दिस इज आरएनए कंटेनिंग वायरस spread via पेरेंटल रूट। ठीक है, पेरेंटल रूट का मतलब है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। जब भी कोई सी पेशेंट की सर्जरी होती है तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी हम लोग रूल आउट कराते हैं। मान लो आप ब्लड डोनेट करने गए तो भी आपके ये वायरल मार्कर्स कराए जाते हैं, क्योंकि ये ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से फैलते हैं। निडल प्रिक इंजरी से फैल सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट को आपने ब्लड डोनेट कर दिया, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थे, तो वो भी बेचारा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से लाइक हेपेटाइटिस बी। तो हम लोग यही कहते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों फीको ओरल रूट से फैलते हैं, और हेपेटाइटिस उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी आपके पेरेंटल रूट से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी का सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी काफी ज्यादा है, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी ज्यादा है, उतना हेपेटाइटिस सी का नहीं। राइट। अब जब हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था क्या क्या करा सकता है, तो वहां पे हम लोगों ने नोट किया था कि वो एक्यूट लिवर फेलियर भी करा सकता है। हेपेटाइटिस सी सी से स्टार्ट होता है, तो हम लोग कहते हैं ज्यादातर ये आपका क्रॉनिक लिवर डिजीज कराता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं CLD, है ना। और क्रॉनिक लिवर डिजीज है, आगे चल के कभी ना कभी ये लिवर शहीद हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी सेल्स खत्म होती रहेंगी, सिकुड़ जाएगा। हम लोग कहते हैं लिवर सिरोसिस, श्रंकन लिवर। और जब लिवर ही नहीं बचेगा तो फंक्शन क्या करेगा, आगे चल के हम लोग कह देते हैं कि इनको हो गया क्रॉनिक लिवर फेलियर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हेपेटाइटिस पढ़ने के बाद वो होगा एक्यूट लिवर फेलियर एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर। तो उनमें से एक कॉज हो सकता है कि कोई अल्कोहल लेता हो, अल्कोहलिक लिवर डिजीज। दूसरा कॉज जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। राइट। तो चलिए, दूसरा स्पेक्ट्रम इनका जो होता है कि ये भाई साहब पेशेंट में कैंसर करा सकते हैं, मैं कह सकता हूं लिवर मैलिग्नेंसी। अगर ये हेपेटाइटिस बी होते तो एक चीज और हम यहाँ पे ऐड करते, एक्यूट लिवर डिजीज, एक्यूट हेपेटाइटिस, है ना, और एक्यूट लिवर फेलियर। क्रॉनिक लिवर डिजीज मतलब क्रॉनिक हेपेटाइटिस। राइट। तो बहुत ही सिंपल है। फैलता कैसे है, पेरेंटल रूट से। कोई भी अगर सर्जरी होगी तो भी स्क्रीन कराएंगे, है ना, या कि अभी ब्लड डोनेट करने जाएंगे, कभी भी अगर आपके ब्लड से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी, चाहे ब्लड डोनेशन हो चाहे सर्जरी हो, तो जरूरी है कि वहां पे वायरल मार्कर आपके हेपेटाइटिस सी के भी कराए जाए। हेपेटाइटिस बी में जितने सारे मार्कर्स थे, जितने सारे एंटीजेंस थे, जितने सारी एंटीबॉडीज बनी थी, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेपेटाइटिस सी नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, राइट। तो ये हेपेटाइटिस सी मान लीजिए वायरस है, इसके अंदर आरएनए है, हेपेटाइटिस सी का आरएनए है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हेपेटाइटिस सी आरएनए। जैसे जब हम लोग हेपेटाइटिस बी देखते थे तो HBV डीएनए देखते थे। ये डीएनए वायरस है ही नहीं, ये क्या है, ये आपका है हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस। राइट। इसके अलावा इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी, अगर ये बॉडी में गया तो बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। तो जो दूसरी चीज हम लोगों को मिल जाती है एंटी HCV, ये आपका एंटीजन है, इसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, तो हम लोग उसी को कह देते हैं एंटी HCV। कितना सिंपल है ना, एंटी HCV। फिर हम लोग कह देते हैं कि अगर ये हेपेटाइटिस कराया होगा तो लिवर एंजाइम्स भी बढ़े होंगे।
तीसरी चीज हम लोग करा लेते हैं SGPT, है ना, ये भी थाउजेंड्स में जा सकता है। तो ये एक्यूट लिवर डिजीज तो कराता ही नहीं, ये क्या कराता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक हेपेटाइटिस या क्रॉनिक लिवर फेलियर। तो अगर SGPT यहाँ पे बढ़ा मिल गया आपको और हेपेटाइटिस सी वायरल RNA मिल गया, तो इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस सी इसकी बॉडी में गया होगा, तभी हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ रहा है ना। इसने कुछ एंटीबॉडीज बनाई हैं HCV के अगेंस्ट, लेकिन ये फुली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे कि पेशेंट ये बिल्कुल इम्यून हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर ये प्रोफाइल हमें किसी में मिल रहा है तो ये सफिशियंट है कहने के लिए कि ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। तो ना एक्यूट को हम लोग ट्रीट करते हैं, ना क्रॉनिक में अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है तो भी ट्रीट नहीं करते। तो यहाँ पे पेशेंट एसिम्टोमेटिक कहाँ है, लिवर डैमेज तो हो रहा है, नहीं तो SGPT कैसे बढ़ता। तो जब वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो बी हो, ए हो, ई हो, ज्यादातर वो एक्यूट हेपेटाइटिस करके रहते हैं। हेपेटाइटिस सी काफी साइलेंट होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन कराता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज कराता है। ठीक है, जब कभी आगे जॉन्डिस होगा तब जाके हम लोग प्रोफाइल कराएंगे, अरे भाई इनको तो हेपेटाइटिस सी है। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्कर्स पॉजिटिव आएंगे। अगर यहाँ पे SGPT बढ़ा हुआ है, इसका मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस बॉडी में एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहा है और लीवर को डैमेज करता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है। अब यहाँ पे हम लोग इसे ट्रीट करेंगे कुछ एंटीवायरल ड्रग्स देके, राइट। हेपेटाइटिस सी में उतने सारे वायरल मार्कर्स नहीं है, उतनी सारी एंटीबॉडीज नहीं है, सिंपल सा एक RNA वायरस है, ठीक है। एक ही टाइप की एंटीबॉडी बनती है, तो हम लोग कह देते हैं एंटी HCV। तो ये बॉडी में गया, हेपेटाइटिस सी वायरस के RNA का लोड देख सकते हैं, बॉडी ने कितनी इम्यूनिटी जनरेट की, टाइटर्स ऑफ एंटी HCV देख सकते हैं। SGPT का मतलब ये हुआ कि लिवर सेल अगर ब्रेक हो रहा होगा, इन्फ्लेम हो रहा होगा, तो उससे रिलीज होगा ब्लड में, मतलब हिपैटिक मार्कर देख सकते हैं। तो ये सब तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी में इससे 10 गुना बड़ी बड़ी चीज ऑलरेडी देख चुके हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन जो क्लियरेंस रेट है इस वायरस का बहुत ही पुअर है। एक बार हेपेटाइटिस सी हो गया तो बड़े मुश्किल से वो इंसान हेपेटाइटिस सी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स, antiviral therapy for symptomatic chronic hepatitis C, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की, ये एक्यूट हेपेटाइटिस कराता ही नहीं, ठीक है। एक्यूट हेपेटाइटिस गोज ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक, पेशेंट को पता ही नहीं होगा, ना उसको एब्डोमेन पेन होगा, ना जॉन्डिस होगा, धीरे धीरे करके जाके लिवर को इतना इन्फ्लेम कर देगा कि अब पेशेंट में जॉन्डिस भी मिलेगा और लिवर डिजीज से रिलेटेड बाकी साइन एंड सिम्टम्स भी मिल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी के केस में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस जो आपके पास है रिबाविरिन, लिख लेते हैं रिबाविरिन। वहां पे लेमिउडीन था, यहाँ पे रिबाविरिन आपका क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस रिबाविरिन, है ना। ये ड्रग आपकी केवल आपकी ज्यादातर हेपेटाइटिस सी में यूज होती है और कुछ रेस्पिरेटरी वायरसेस के अगेंस्ट पे भी इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है। तो एक ड्रग हमारे पास यहाँ पे आ गई है रिबाविरिन। दूसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं दैट इज इंटरफेरॉन अल्फा, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक था। बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस बनाती है जो वायरसेस को टैकल करती है, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे कोरोना वायरस हो, राइट, चाहे कॉमन कोल्ड वायरस हो। अगर इसकी डोज की बात करें तो हम लोग कहते हैं 800 मिलीग्राम पर डे, एट द रेट 800 मिलीग्राम पर डे। हेपेटाइटिस बी में जो ज्यादातर ट्रीटमेंट देखते थे 48 वीक के लिए देते थे, यहाँ पे हम लोग इसको 24 वीक के लिए देते हैं। ये ड्रग बहुत खतरनाक है, अगर कोई लेडी इसको ले रही है, ये प्लेसेंटा से बेबी तक, फीटस तक पास करके चला जाता है और फीटस के लिए ये टॉक्सिक होता है। मतलब उस लेडी में एबॉर्शन हो सकते हैं या उस बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं जब वो पैदा हो, राइट। This is highly teratogenic drugs, therefore never used in pregnancy. Highly
टेरेटोजेनिक का मतलब है जो ड्रग्स फीटस के लिए टॉक्सिक हों। फीटस क्या होता है आप लोग जानते हो, हाईली टेरेटोजेनिक ड्रग, देयरफॉर नॉट यूज्ड इन प्रेगनेंसी, राइट। जैसे ये क्रॉनिक लिवर डिजीज कराएगा, ठीक है, तो आगे चल के किसी में मान लीजिए पता चला जब प्रेग्नेंट हुई तो वायरल मार्कर्स तब भी होते हैं, उस समय हेपेटाइटिस सी है, तो अब इसके पास रिबाविरिन का ऑप्शन खत्म हो गया, सस्ती सी ड्रग है, इसको दिया जा सकता था अदरवाइज, लेकिन अब इस मदर को हमें इंटरफेरॉन अल्फा देना पड़ेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं रिबाविरिन दिखता कैसे है। इस तरीके से 200 मिलीग्राम की आपके पास कैप्सूल्स दिख रही हैं। कैप्सूल रिबाविरिन 200 मिलीग्राम QID, तो 4 बार अगर इसको लोगे तो ये हो जाएगा 800 मिलीग्राम पर डे। कितने दिन के लिए दोगे? 24 वीक के लिए दोगे, अगर जरूरत होगी तो एक साइकिल और दे सकते हो। ठीक है, देखना पड़ेगा कि कोई पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो। तो हेपेटाइटिस बी में हम लोगों ने बात किसकी की थी? हम लोगों ने बात की थी लेमिउडिन की, स्पेशल ड्रग, यहाँ पे रिबाविरिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 800 मिलीग्राम पर डे देते हैं, 200 मिलीग्राम की कैप्सूल आती है, 4 कैप्सूल दिन भर में खिलाते हैं। इसके अलावा अगर ये कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसकी वजह से रिबाविरिन नहीं दे सकते हैं, सेकेंड ड्रग हम लोग फिर से देंगे इंटरफेरॉन अल्फा। नॉन स्पेसिफिक एंटीवायरल सब्सटेंस है जो बॉडी किसी भी वायरस के रेस्पॉन्स में सिक्रीट करती है। इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, राइट। कॉस्टली ड्रग्स होती हैं ये। इंटरफेरॉन अल्फा में जो पर्टिकुलरली हम लोग यूज करते हैं मोस्टली, अगेन वहां पे भी पेजाइलेटेड यूज करते थे, यहाँ पे भी पेजाइलेटेड यूज करेंगे, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा 2B, जो आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। पेजाइलेट इसलिए कर देते हैं ताकि ये लीवर में कंसंट्रेट हो, है ना। अगेन इसको हम लोग दे देते हैं 1.5 माइक्रोग्राम पर केजी सबक्यूटेनियस डोज में वीकली। ठीक है, डोज डिफरेंट है अगर हम लोग बात करें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देते हैं। अक्सर यहाँ पे भी मोर और लेस पेशेंट अगर मान लीजिए 70 केजी का है तो लगभग यहाँ पे भी 100 माइक्रोग्राम आ जाता है पर वीक सबक्यूटेनियस रूट से। ठीक है, पेजाइलेटेड इंटरफेरॉन कल दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे नई स्लाइड पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। इस तरीके से इंटरफेरॉन्स आते हैं जिनको हम लोग सबक्यूटेनियसली देते हैं, और ये आपके चाहे लेमिवुडिन हो चाहे आपका रिबाविरिन हो, उनसे बेहतर एक्ट करते हैं, उनसे कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये ड्रग्स और कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्शन में काफी सारा आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करना पड़ता है। तो ये 2 ड्रग्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो, राइट। अगर किसी को लिवर डिजीज भी होगा तो भी रिबाविरिन नहीं दे पाओगे, तो उसकी दुनिया भर की टॉक्सिसिटी है रिबाविरिन की। ठीक है, उसे डिस्निया होने लगता है, उसे ब्लड टूटने लगते हैं, हिमोलिसिस। लेकिन मेन चीज जो आपको याद रखना है, वो प्रेगनेंसी में हम लोग उस ड्रग को कभी नहीं देंगे। तो वहां पे दुनिया भर की ड्रग्स पढ़े थे, यहाँ पे केवल 2 ड्रग पढ़ रहे हैं। वहां ढेर सारी एंटीबॉडीज पढ़े थे, ढेर सारे एंटीजन पढ़े थे, यहाँ उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले थे कि अगर मान लो कोई पेशेंट हो, उसको आपने इंजेक्शन लगाया, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था और वही सिरिंज आपको चुभ जाए, तो मामला गड़बड़ है, आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था ये ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से फैलेगा, राइट। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि सिंपली हेपेटाइटिस बी वायरस आपकी बॉडी में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो गया। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है, हेपेटाइटिस बी डिजीज नहीं हुई है। अगर बॉडी उससे फाइट कर ले गई तो क्या होगा?
आपको डिजीज नहीं होने पाएगा, मतलब आप उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर दो, है ना। आओ कुछ तरीके बताते हैं प्रोफाइलैक्सिस इन हेपेटाइटिस बी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो चीज है, अभी वायरस आपकी बॉडी में नहीं गया है लेकिन कल को जा सकता है। मान लो आप डॉक्टर हो, ठीक है, तो कभी न कभी हेपेटाइटिस बी पेशेंट से मुलाकात होगी, हो सकता है उसका ब्लड लग जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कहें दो चीज होती है, हेपेटाइटिस बी आपकी बॉडी में भी नहीं गया है, आपको डाउट है कभी न कभी मुलाकात होगी, तो हम लोग कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अभी आप एक्सपोज नहीं हुए हो, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, राइट। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। आगे चल के आप इम्यूनाइज नहीं थे और आप एक्सपोज हो गए, उसके बाद हेपेटाइटिस बी ना हो, तो हम लोग कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ये जानना बहुत जरूरी है एज ए मेडिको। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, इसको डिनोट करते हैं पीईपी से, इसको डिनोट करते हैं प्री एक्सपोजर, पी स्मॉल आर ईपी, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। यहाँ पे हमारे पास टाइम है, पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे दो, पेशेंट को नहीं, नॉर्मल इंसान को, जैसे हम लोग हैं। तो हम लोगों को हेपेटाइटिस बी 1 ml 3 डोज में लगता है, आज लग जाए, 1 महीने बाद लग जाए, फिर 6 महीने बाद लग जाए, ठीक है। कोई लेडी प्रेग्नेंट भी है तो भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं 3 डोजेस सबको लगी होगी ऑफ वैक्सीन, है ना। जो शेड्यूल होता है, बच्चों में कितना लगाते हैं 0.5 ml, हम लोगों को 1 ml लगना चाहिए, 0, 1 मंथ, 6 मंथ पे 1 ml ईच टाइम। उम्मीद है सबको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी होगी, नहीं लगी होगी तो कल ही लगा लेना, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ना मिले तो मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड। आजकल कोरोना वैक्सीन में ड्यूटी लगी हुई है, बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन। आज लगवा लिया, 1 महीने बाद लगवा लिया, 6 महीने बाद लगवा लिया, आगे चल के पेशेंट या इंसान चिल कर सकता है क्योंकि इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। वैक्सीन लगाने का मतलब यही होता है कि एंटीबॉडीज बन जाएंगी, लेकिन आज नहीं बनेगी एंटीबॉडीज, आफ्टर 6 मंथ जब तीनों डोजेज लग जाएंगे तब जाके एडिक्वेट क्वांटिटी में एंटीबॉडीज बनेंगी। मतलब अगर आज मुझे कोविड की वैक्सीन लगी हुई है तो हो सकता है 4-6 हफ्ते लगे एंटीबॉडी बनने में, उसी तरीके से ये 3 डोज जब लग जाएंगे तो पेशेंट इम्यून हो जाएगा। आगे चल के अगर उसका एक्सपोजर भी होता है ब्लड से या किसी के किसी तरीके से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो हेपेटाइटिस भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है, ये भाई साहब अनइम्यूनाइज थे, ठीक है, और ये चले गए कहीं उल्टी सीधी जगह जहां इनका सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया, या मान लो किसी पेशेंट से निडल प्रिक इंजरी हो गई, है ना। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थी, बच्चे की क्या गलती, हेपेटाइटिस बी उसको मिल सकता है। किसी को निडल प्रिक हो गई, राइट, किसी को सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि पेशेंट में हम लोग एक्सपोज होने के बाद भी डिजीज से बचा सकते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करके। तो जब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की बात करते हैं तो 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग कहते हैं मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकें, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर किसी को एक्सीडेंटल निडल प्रिक इंजरी हो गई, राइट, एक्सीडेंटल निडल प्रिक इंजरी। अब निडल प्रिक इंजरी का मतलब है यही निडल कहीं और यूज हुई थी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है आजकल हेपेटाइटिस बी में, हम लोग कहते हैं इनको सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कंडीशन से हम लोग कहते हैं कि चलो अगर एक्सपोज हो गए हो तो भी अगर टाइमली तुमने यहाँ पे कुछ कर लिया तो बच जाओगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब पेशेंट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा,
अब हमें बाहर से एंटीबॉडी देना पड़ेगा। अगर ये पेशेंट खुद एंटीबॉडी बनाता तो 6 महीने लग जाते, और तब तक क्या होता, तब तक पेशेंट हेपेटाइटिस बी से गुजर चुका होता, हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट को प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देंगे, इसी को हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। एंटीबॉडीज हम लोग बाहर से बना के पेशेंट को देंगे, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, और इसको हम लोग कहते हैं नोन एज हेप्टाग्लोब। हेप्टाग्लोब मतलब यहाँ पे पेशेंट को हम लोग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे कि जाओ भाई उनकी बॉडी में वायरस चला गया है, उसको न्यूट्रलाइज करो। अगर केवल वैक्सीन देंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक हेपेटाइटिस बी से भाई साहब डिजीज हो चुके होंगे, राइट। तो यहाँ पे पहला केस ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया हेपेटाइटिस बी मदर है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा, चाइल्ड को विद इन 24 आवर आप लोग क्या लगाओगे, 100 इंटरनेशनल यूनिट हेप्टाग्लोब IM, 100 इंटरनेशनल यूनिट हेप्टाग्लोब इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल वैक्सीनेशन होता है 016 पे, वो तो करोगे ही, है ना। 3 डोजेस ऑफ वैक्सीन जो ऊपर वैक्सीन दिए थे। तो जो हेप्टाग्लोब आता है कुछ इस तरीके से 100 यूनिट के वायल्स में मिलता है। चेक कर लेते हैं, हेप्टाग्लोब मैंने लोड किया रहा होगा, इस तरीके से कई नाम से आता है, ये हेपाबिग नाम से आ गया है। ये आपका आ गया 100 इंटरनेशनल यूनिट्स पर 0.5 ml। तो जैसे ही बच्चा पैदा होगा, अदरवाइज उसको 3 डोज वैक्सीन की लगती, लेकिन यहाँ पे एडिशनल हेप्टाग्लोब लग जाएगा, ठीक है। बच्चे को नहीं होगा, इतना इफेक्टिव है हेप्टाग्लोब ये। चलिए, अगर किसी को सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया, सेक्सुअल एक्सपोजर, सेक्सुअल एक्सपोजर में भी हमें क्या देना है, हेप्टाग्लोब देना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। हेप्टाग्लोब देना है 0.6 ml, 0.06 ml पर केजी, यही वाला है 0.06 ml पर केजी। ये बच्चा तो है नहीं, बड़ा है, तो वजन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कितना इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है। अच्छा, यहाँ इमरजेंसी नहीं है, 2 हफ्ते में भी अगर वो पता चल जाए कि पार्टनर हेपेटाइटिस बी था तो भी काम चल जाएगा। विद इन 2 वीक्स प्लस वैक्सीनेशन प्लस 3 डोज वैक्सीन्स, राइट। अगर किसी को निडिल प्रिक हो जाए, निडिल प्रिक, अब यहाँ पे थोड़ी इमरजेंसी है। निडिल प्रिक में प्रॉपर ब्लड कांटेक्ट है, सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉपर ब्लड कांटेक्ट नहीं है, केवल सिक्रीशन से कांटेक्ट है, राइट। निडिल प्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग फिर से हेप्टाग्लोब लगवाएंगे, हेप्टाग्लोब, और यहाँ पे हम लोग फिर से वही 0.06 ml पर केजी जो ऊपर देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ विद इन 24 आवर लगाएंगे या सून आफ्टर बर्थ लगाएंगे, सॉरी सून आफ्टर एक्सपोजर, जितनी जल्दी लगा लो, है ना। इसमें क्या ही दिमाग लगाना है ना, जितनी जल्दी लगा लोगे उतनी जल्दी ये वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा। प्लस 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन, प्लस 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन आगे चल के आपका टाइटर इंप्रूव कर देगा एंटीबॉडी का। हेप्टाग्लोब जो लगाओगे वो धीरे धीरे बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा, इसलिए वैक्सीन देना भी जरूरी है। तो अगर निडिल प्रिक हुआ है तो भी हेप्टाग्लोब प्लस वैक्सीन, सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ है तो भी, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है तो मदर को नहीं लगाओगे, जो बच्चा इस दुनिया में आया है अनफॉर्चुनेटली उसको लगाओगे, ठीक है। वहां पर केजी नहीं, 100 इंटरनेशनल यूनिट उसको लगा दीजिए। वैक्सीन तो बच्चे को लगाते ही हो।